उत्तराखंड विधानसभा सत्र का तीसरा दिन आज भी सदन के हंगामे के आसार, कई मुद्दों पर हो सकता है हंगामा। विपक्ष ने बजट को बताया निराशाजनक, कहा 5 साल में इतना कर्ज तो 17 साल में नहीं हुआ। उत्तराखंड में अब तक बंटे 12.58 लाख डिजिटल राशन कार्ड और खाद्य नागरिक आपूर्ति में ऊर्जा मंत्री रेखा आर्या ने सदन को दी जानकारी। उत्तराखंड सदन में परिवहन मंत्री चंदन रामदास की तबीयत बिगड़ी, मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। 4 धाम यात्रियों को दिया जाएगा 1 लाख रुपए का बीमा, मंदिर परिसर में जान जाने पर मिलेगी राशि। उत्तराखंड में बदला मौसम, आज और कल देहरादून, नैनीताल समेत कई जिलों में भारी वर्षा की भी चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। खबर है देहरादून से, जहां पर आपको बता दें कि विधानसभा सत्र का तीसरा दिन आज है। आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष उठा सकता है जिला विकास प्राधिकरण का मुद्दा, विधायकों के सवालों के जरिए सरकार को घेरने की रणनीति है। विपक्ष ने धामी सरकार पर लगाए हैं आरोप। विधानसभा सत्र का तीसरा दिन आज है। आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष उठा सकता है जिला विकास प्राधिकरण का मुद्दा। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज भी हंगामे के आसार हैं और कई मुद्दे विपक्ष की ओर से आज भी उठाए जा सकते हैं। विपक्ष ने धामी सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर धामी सरकार को घेरने की तैयारी कर ली गई है। अहम जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आज भी सदन में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। विपक्ष जिला विकास प्राधिकरण का मुद्दा उठा सकता है, तो विपक्ष की ओर से यह मुद्दा उठाया जा सकता है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से खबर है, विधानसभा सत्र का तीसरा दिन आज है। तो देहरादून से खबर आपको बता दें, जहां पर विधानसभा सत्र का तीसरा दिन आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं। तो आज भी सदन में हंगामे के आसार। फिलहाल ये अहम जानकारी, विपक्ष जिला विकास प्राधिकरण का मुद्दा भी उठा सकता है। तो जिला विकास प्राधिकरण का मुद्दा भी विपक्ष उठा सकता है और विधायकों के सवालों के जरिए सरकार को घेरने की रणनीति। और फिलहाल यह अहम जानकारी, जहां पर विपक्ष ने धामी सरकार पर आरोप लगाए हैं। तो विपक्ष ने धामी सरकार पर आरोप लगाए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि विपक्ष भी घेरने को तैयार है। आज सदन में एक बार फिर से हंगामे के आसार हैं। तो सदन में हंगामे के आसार और फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है। विपक्ष उठा सकता है जिला विकास प्राधिकरण का मुद्दा। तो विपक्ष की ओर से जिला विकास प्राधिकरण का मुद्दा उठाया जा सकता है और विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। तो सत्र का तीसरा दिन आज है और फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी खबर, जहां पर आज सत्र का तीसरा दिन और विपक्ष जिला विकास प्राधिकरण का मुद्दा उठा सकता है। खबर है देहरादून से, जहां पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने बजट सत्र के दूसरे दिन सत्ता पक्ष में मंत्रियों पर अधूरे होमवर्क के साथ सदन में आने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा कि सदन में प्रश्नकाल के दौरान जब विधानसभा के सदस्यों ने मंत्री से समाज कल्याण और परिवहन से जुड़े सवाल किए तो विभागीय मंत्री जवाब नहीं दे पाए, जिस बात का प्रमाण है कि सत्ता पक्ष के मंत्री अभी भी जनहित के मुद्दों पर गंभीर नहीं है और यही कारण है कि उनके द्वारा सदन में अधूरे होमवर्क के साथ उतारा जा रहा है। इंट्रार्क कंपनी सटकुल पंतनगर व किच्छा में कार्यरत मजदूरों के बच्चे सैकड़ों की संख्या में महिलाओं, मजदूरों, किसानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के संग श्रम भवन रुद्रपुर में पहुंचे हैं और जोश खरोश के साथ बाल पंचायत किया है। बाल पंचायत को संबोधित करते हुए बच्चों ने कहा कि उत्तराखंड शासन द्वारा 30 मई को इंट्रार्क कंपनी की तालाबंदी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है और 1 जून 2022 को उक्त के क्रम में कुमाऊं कमिश्नर महोदय ने बच्चों को वचन दिया था कि 2 दिन में सभी मजदूरों को 3 महीने
का पूरा वेतन भुगतान कराया जाएगा और कंपनी की तालाबंदी खत्म कर सभी मजदूरों को काम पर बहाल कर दिया जाएगा। कंपनी के किच्छा प्लांट में स्टैंडिंग ऑर्डर का उल्लंघन कर करीब 700 कैजुअल मजदूरों को खतरनाक मशीनों व मुख्य उत्पादन गतिविधियों में नियोजित किया गया, जिससे आए दिन मजदूर विकलांग हो रहे हैं। इनको बोल दो जरा, इनको बुला लो एक बार। उत्तराखंड राज्य को बने लगभग 22 साल पूरे हो चुके हैं, तो वहीं आपको बता दें कि राज्य के विभिन्न समस्याएं हैं जिनको लेकर हर बार सत्ता में रही पार्टियों से प्रदेश की जनता के साथ साथ विपक्षी दलों ने हमेशा पहाड़ों की समस्या को लेकर सरकार को घेरने के साथ साथ उचित समाधान जल्द निकलवाने का काम किया है। तो वहीं इस बार सत्ता में दोहरा शतक मार मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जनता ने एक बार फिर से भरोसा दिखाते हुए प्रचंड बहुमत के साथ सिंहासन पर बिठाया और जनता की अपेक्षा है कि प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या पलायन और सीमांत क्षेत्र विकास योजनाओं के से हर घर और हर गांव आबाद रहे। यही वजह है कि इस बार धामी 2.0 के बजट में पलायन पर रोकथाम करने की योजना पर 25 करोड़ की बजट में स्वीकृति मिली है और साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए 20 करोड़ का प्रावधान बजट में रखा गया है। बजट तो मिल चुका है, लेकिन क्या ये बजट पलायन, बेरोजगारी और गांव को आबाद कराने में कारगर होगा? इसी को लेकर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। सत्ताधारी विधायकों की माने तो नए बजट को लेकर अपने विचार पेश किए, जिसमें उन्होंने कहा कि इस साल का बजट सतत समावेशी बजट है जिसमें किसी वर्ग को छोड़ा नहीं गया है। उन्होंने कहा कि इस साल का बजट पिछले सालों के बजट से काफी अलग और काफी बेहतर है। इसी के साथ पलायन को लेकर उन्होंने कहा कि इस साल के बजट से राज्य को काफी लाभ होगा। जो लोग बाहर पलायन करते हैं वो निश्चित ही वापस लौट कर आएंगे और गांव में रह रहे लोगों को ज्यादा फायदा होगा। लोग अपने गांव वापस लौट कर आएंगे, इससे राज्य और राष्ट्र दोनों को ही फायदा होगा। मेरे ख्याल से पुष्कर सिंह धामी जी ने और प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो बहुत ही लोगों से विचार विमर्श करके और राज्य की आवश्यकताओं को देख करके वो बनाया गया है और सरप्लस बजट है। उसमें कोई पलायन को और सीमांत क्षेत्रों का विकास के लिए किस तरह निश्चित रूप से इससे पलायन रुकेगा। जो सारी उसमें व्यवस्थाएं खाली 44 करोड़ या कुछ करोड़ की बात नहीं है। ये टोटलिटी में अगर आप देखेंगे और विशेषकर गाँवों के लिए इस बजट से लोग अपने गाँव की तरफ लौटेंगे। जिस तरह की जगह जगह जो है आप ये देखिए कि जो हेलीपोर्ट की बात हो रही है, अगर हम गांव की तरफ लौटेंगे तो निश्चित रूप से उसका फायदा जो है राज्य को भी होगा और अंततः राष्ट्र को होगा। वहीं बजट से नाखुश विपक्षी नेताओं का मानना है कि युवा वर्ग के स्वरोजगार के लिए बजट तो पेश किया गया है, किंतु रोजगार कैसे उपलब्ध होगा इस प्रश्न पर बजट मौन है। साथ ही उन्होंने राज्य के निर्माण में महिला शक्ति की महत्वपूर्णता बताते हुए कहा कि बजट ने इस मातृ शक्ति को निराश किया है। ये बजट किसानों के हितों के विपरीत है। साथ ही इस बजट को घोर निराशाजनक ठहराया। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने आंकड़ेबाजी की जादूगरी दिखाकर कि ये बजट प्रस्तुत किया है और सारा का सारा ध्यान केंद्रीय योजनाओं पे केंद्रित किया गया है। उतारने के लिए कोई संसाधनों का जिक्र नहीं है। नौजवान साथियों को रोजगार कैसे उपलब्ध होगा, इस परिप्रेक्ष्य में बजट मौन है। ये राज्य जिस राज्य के निर्माण में मातृशक्ति का अहम योगदान रहा, उस मातृशक्ति को इस बजट ने घोर निराश किया है। ये बजट किसानों के हितों के विपरीत है। मैं कह सकता हूं सरकार ने आंकड़ेबाजी की जादूगरी दिखा करके ये बजट प्रस्तुत किया है और सारा का सारा जो फोकस था वो केंद्र द्वारा जो योजनाएं दी जाती है, केंद्र द्वारा जो बजट दिया जाता है उस पर ही फोकस था। तो घोर निराशाजनक वाला बजट आज सरकार ने सत्र में जो है प्रस्तुत करने का। बजट की बड़ी बातों पर गौर करें तो 65,571.49 करोड़ का भारी बजट पेश हुआ।
बीते वर्ष से 12% अधिक का बजट 2.0। 40 करोड़ के साथ होगा स्वरोजगार का सृजन। 25 करोड़ से होगी पलायन रोकथाम की शुरुआत। दीनदयाल किसान कल्याण योजना को मिला 55 करोड़ का साथ। स्थानीय फसल को 7.5 करोड़ से प्रोत्साहन। मेरा गांव मेरी सड़क प्रावधान पर 14 करोड़ तय। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु 55 करोड़ का बजट तय। देवभूमि से पलायन रोकथाम और विकास की योजनाएं जो इस प्रदेश की जनता को अपेक्षाएं हैं। बेहतर बजट के साथ प्रदेश का विकास होगा या मुद्दे हवा में रह जाएंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बजट को लेकर विपक्ष ने अब मोर्चा खोल दिया है। देहरादून से के न्यूज के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर हरिद्वार से, जहां पर अलकनंदा पार्किंग मैदान में भारतीय किसान यूनियन भानु के किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को होने वाली कई समस्याओं पर चर्चा की गई है। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने केंद्र सरकार से किसान आयोग बनाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट से किसान नेताओं की संपत्ति की जांच कराने की मांग की है। ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि जिस तरह से कई आयोग बनाए गए हैं, उसी तरह से किसान आयोग भी बनना चाहिए। कुछ संगठन गाजीपुर पे थी, राकेश टिकैत, गुरनाम चंदूनी, योगेंद्र यादव, टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे कांग्रेस की फंडिंग से चल रही थी और उनको किसानों का कोई मतलब नहीं था, कोई लेना देना था। केवल उनको करोड़ों रुपया की फंडिंग मिली थी, इसलिए वो न तो चाहते थे किसानों का भला हो जाए और न चाहते थे कि आंदोलन यहां से हट जाए। आंदोलन हटता तो उनको फंडिंग कौन देता? कांग्रेस देश में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, तब से सरकारों को अस्थिर करना चाहती है। अब कोई तो किसान नेता खनन माफिया है, कोई किसान नेता शराब माफिया है और कोई किसान नेता किसानों के संगठनों को बेचकर पैसा कमाने वाला, जैसे राकेश टिकैत। खबर खानपुर से है, जहां वरिष्ठ पत्रकार एवं विधायक खानपुर उमेश कुमार के द्वारा एक और बड़ी पहल शुरू की गई है, जिसमें उमेश कुमार ने ऐलान किया था कि खानपुर विधानसभा के निवास करने वाली विधवा व अनाथ बच्चों को हर महीने वो अपने निजी खर्चे से एक राशन किट देंगे। इसी के तहत राशन वितरण का काम भी किया गया। अगर अभी तक बात करें तो पूरी खानपुर विधानसभा से लगभग 500 महिलाओं को चिन्हित किया गया है और साथ ही विधवा महिलाएं बोली कि पिछले कई दशकों से गरीबों को सुनने वाला कोई जनप्रतिनिधि नहीं था। उन्होंने कहा कि खानपुर विधायक उनके लिए एक मसीहा बनकर सामने आए हैं। देखिए, मान्यवर हमारे जो विधायक हैं उमेश कुमार जी खानपुर विधानसभा के, इनका हर एक कदम ही सब विधायकों से बिल्कुल अलग है। आज तक जितने यहाँ विधायक रहे हैं, उन्होंने इस तरह का कदम आज तक कोई किसी भी विधायक ने या सांसद ने यहाँ पर नहीं उठाया। किसी भी विकास को लेकर देख लो, चुनाव से पहले ही उमेश कुमार जी ने वे काम यहाँ पे करके दिखा दिए जो कभी 4-4 बार के विधायक होते हुए भी वे काम नहीं करा पाए। वो काम इन्होंने उमेश कुमार जी ने चुनाव से पहले कराए। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए, इसका भी बहुत धन्यवाद। देखो, विधायक जी उमेश कुमार जी जो ये कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिन गरीबों को खाने को वो नहीं था, उनकी कोई समस्या सुनने को तैयार नहीं था। एक हमारी विधानसभा में उमेश कुमार जी विधायक बन गए, इस सबकी समस्या सुन रहे हैं और अनाथ बच्चों को और गरीब बच्चों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। अभी पिछली बार इन्होंने 11 कन्याओं की शादी कराई,
सबसे पहले इन्होंने देखो हमारे क्षेत्र में तो शायद पूरे भारतवर्ष में कहूँगा, वहाँ जो शादियाँ हुई उसमें हिंदू और मुस्लिम की सबकी शादी हुई। उन्होंने एक छत के नीचे वहीं तो निकाह हो रहा है, वहीं फेरे पंडित जी कर रहे। देखो कितना भाईचारा करा, आज तक किसी ने करा। ये मैं कहूँगा कि ये विधायक उमेश कुमार जी का ये बहुत ही सराहनीय कदम है। आप देख रहे होंगे अभी आज तकरीबन 250 विकलांग बच्चे, अनाथ बच्चे और विधवाएं महिलाएं, इनको राशन वितरित किया गया, करीब 250 महिलाओं और बच्चों को। और इससे आगे अगले महीने शायद ये 500 से ऊपर बढ़ने वाले हैं, कुछ लोग आए ही नहीं। इतना सराहनीय कार्य है भाई उमेश कुमार जी द्वारा। ये इसके लिए मतलब कुछ शब्द कहें वो भी बहुत कम है। लंढौरा से राशन डीलरों द्वारा गरीबों का निवाला खाने का एक मामला सामने आया है। बताया गया है कि राशन डीलरों ने मिलीभगत कर सफेद कार्ड धारकों को पहले ही कार्ड थमा रखे हैं, लेकिन राशन कार्ड डीलर सफेद कार्ड का राशन खुद खा रहे हैं। बुधवार को लंढौरा के दर्जनों लोगों ने खानपुर विधायक से राशन डीलरों की शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की है। बताते चले कि पिछले दिनों अनियमितताओं के चलते लंढौरा के कई राशन डीलरों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए थे, जिसके बाद उपभोक्ताओं को अन्य राशन डीलरों से राशन उपलब्ध हो रहा था। बुधवार को लंढौरा निवासी धर्मेंद्र बंसल, सिंकी अग्रवाल, शशि बंसल आदि दर्जनों उपभोक्ता बुधवार को राशन लेने के लिए पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई जब उन्हें पता चला कि उनके नाम पर पीला नहीं बल्कि सफेद कार्ड आवंटित है। उपभोक्ताओं ने बताया कि पिछले कई सालों से राशन कार्ड डीलर उन्हें पीले कार्ड का गेहूं चावल दे रहे थे, जबकि उनके नाम सफेद कार्ड आवंटित है। कालाडूंगी तहसील सभागार में जनपद नैनीताल लेखपाल संघ की बैठक में लेखपालों ने ऐलान किया है कि उनके कार्यक्षेत्र से अतिरिक्त सर्कल क्षेत्र हटाए जाएं, अन्यथा लेखपाल संघ को कार्य बहिष्कार के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जिला अध्यक्ष ताराचंद्र घड़ियाल ने कहा कि जिले भर की तहसीलों में लेखपालों की भारी कमी है, जिसके कारण एक लेखपाल के पास 2 से 3-4 तक सर्किल हैं और जिस कारण वो खुद परेशान है ही और क्षेत्रीय जनता के कार्यों में विलंब होने से जनता भी परेशान है। उत्तराखंड लेखपाल संघ के माध्यम से ये मांग सरकार तक भेजी जा रही है कि अगर 10 दिनों के अंदर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो अतिरिक्त सर्किल के कार्य का बहिष्कार भी किया जाएगा। नैनीताल के लेखपाल संघ की बहुत महत्वपूर्ण बैठक तहसील कालाडूंगी में, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी गतिमान है। तो इसमें राज्य गठन के बाद से ही एक तो हमारे लेखपाल क्षेत्रों का पुनर्गठन नहीं हुआ है, लेकिन 2000 से लेकर अब तक 2022 तक लगातार जो जनसंख्या घनत्व बढ़ा है तो उसका प्रभाव हमारे लेखपालों पर पड़ा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगभग 20 सालों से प्रत्येक लेखपाल अपने मूल क्षेत्र के अलावा अतिरिक्त लेखपाल क्षेत्रों पर भी काम कर रहा है। तो लगातार लैंड रिकॉर्ड्स के मामले हों या हमारे सर्टिफिकेट्स के मामले हैं, सेवा का अधिकार है, सीएम हेल्पलाइन है, विभिन्न आयोगों के जो मामले हैं वो समय से हम निस्तारित नहीं कर पा रहे, तो जिससे कहीं न कहीं जनता का भी काम समय से नहीं हो पा रहा है और उसका एक प्रतिकूल प्रभाव कहीं न कहीं समाज पर पड़ रहा है। विकास नगर अंतर्गत खोदरी पावर हाउस में अफरा तफरी मच गई जब पावर हाउस की चौथी मशीन में अचानक ही आग लग गई, जिसके चलते विभागीय आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया है। अचानक लगी इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियां भी पहुंची और आग पर काबू पाने और पावर हाउस को कम नुकसान पहुंचे उसके लिए दमकल के 6 वाहनों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। हालांकि विभाग के अनुसार आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अब भी दमकल विभाग का वाहन मौके पर डटा हुआ है और वहीं दूसरी ओर पावर हाउस में लगी आग के कारण पावर सप्लाई बंद कर दी गई है, जिसको लेकर यमुना वैली के जनरल मैनेजर मोहम्मद गुलफिशा का कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया है और आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। साथ ही उनका कहना है कि पावर हाउस की एक मशीन में आग लगी है, बाकी 3 मशीन सुरक्षित हैं। अभी कुछ भी नहीं बता सकते, तो हम डैमेज को कितना हुआ है उसको स्टडी करेंगे, देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, उसके बाद बताएंगे। आग अभी बुझ गई है और स्थिति नियंत्रण में है। बाकी जो मशीनें हैं 3 मशीनें उनको चलाने की प्रयास किए जा रहे हैं, जल्दी जल्दी जो है उत्पादन स्टार्ट हो पाए, ये प्रयास है फिलहाल। तो बाकी उसका जो भी पानी अभी भी जो हमारे पास भी 3 ही मशीनों का है, ये चौथी मशीन थी,
इसका देख रहे हैं कि क्या इसमें किया जा सकता है। सर आग लगे कारणों का पता लग पाया क्या? इतनी जल्दी कैसे पता चल पाया ये तो थोड़ा सा एग्जामिन करना पड़ेगा। सर बहाल होने में कितना समय लग पाएगा स्थिति को? बहाल करने के लिए तो अब किस तरह के सोल्यूशन हम लगाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। और एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। कुछ दिन ऐसे होते हैं when I love my job, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि I hate it। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। हर लेट नाइट पार्टी टेंशन का जश्न, चौड़ी हो छाती तो टशन का जश्न। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर उत्तराखंड के नैनीताल से है, जहां पर कैची में बना बाबा नीम करोली का धाम हर साल लाखों की संख्या में यहां पर भक्त आते हैं। बीते 2 सालों में कोरोना संक्रमण के चलते कैची मंदिर स्थापना सादगी से मनाया गया है। बाबा नीम करोली महाराज के दम पर इस बार हजारों की संख्या में भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर साल 15 जून को कैची मंदिर के स्थापना दिवस पर मेले का आयोजन किया जाता है। बता दें कि बाबा नीम करोली महाराज के भक्तों की संख्या न सिर्फ भारत में है बल्कि विदेशों में भी बाबा के भक्तों की कोई कमी नहीं है। बाबा जी की एक याद हो तो बताएं। उन्होंने इतने चमत्कार किए हैं, इतनी यादें जुड़ी हुई हैं। उन्होंने हमारे गांव में ट्रेन रोक दी, क्या नहीं किया उन्होंने। उनके गांव से, उनके नाम से, उनकी वजह से आज हमारा गांव पूरे संपूर्ण विश्व पटल पे विद्यमान है। बाबा के गांव में एक लीला है, जैसे हमारे गांव के एक बड़े बुजुर्ग थे लोग, जो उन्होंने बाबा जी अपनी समाधि स्थल पे थे। उन्होंने बताया कि वहाँ पे कोई आना वर्जित था, लेकिन वो उनके प्रिय से भक्त थे और प्रिय शिष्य भी थे। तो उन्होंने उनके प्रति लगाव की वजह से उन्होंने वो आज्ञा नहीं मानी। वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर पे ढेरों सर्प थे और वो सर्पों की वजह से वो भयभीत हो गए और बेहोश हो गए। तो बाबा जी ने उन्हें सब शांत किया, उनकी चेतना स्वयं वापस लाई। लॉकडाउन के अंदर भी आया हूँ। महाराज जी अगर चाह लेते हैं, आप किसी दिक्कत किसी दुविधा में हो, वो अपने पास तब भी बुला लेते हैं। पहले लॉकडाउन में मैं यहाँ आया, कोई परमिशन नहीं थी, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन तब भी मैं आया हूँ। महाराज जी की इच्छा के अनुसार जो होता है वो सब भगवान को मंजूर होता है। महाराज जी की अगर ऐसे भगवान के द्वार पे आके अगर आप जो लालच या स्वार्थ से जुड़ी चीज़ों को मैं यहाँ पे गुणगान करूँ, वो गलत है। भगवान के चरणों में आके हर चीज़ संपन्न हो जाती है, और भगवान तभी तो है जो आप सोच रहे हो वो उससे पहले पूरा होता है। जीवन में सच्चाई के साथ जियो, सच्ची आत्मा के साथ रहो। महाराज जी उन बंदों को अपने आप ही अपने पास खींच के ले आते हैं।
हरिद्वार की सत्यम ऑटो कंपनी से निष्कासित कर्मचारियों ने रोशनाबाद स्थित उप श्रम आयुक्त कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया है। धरना देने वाले कर्मचारियों ने कहा कि 2017 से कंपनी से निष्कासित किए गए कर्मचारी अपने हक की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं, जिनमें से 236 कर्मचारी अभी भी वापस नहीं लिए गए हैं। समझौता होने के बाद भी कर्मचारियों को वापस कंपनी में नहीं लिया गया। इसी के चलते आज मजबूर होकर श्रम आयुक्त कार्यालय रोशनाबाद में धरना देना पड़ा है। उन्होंने बताया कि आज धरने के माध्यम से एक ज्ञापन उप श्रम आयुक्त हरिद्वार को प्रेषित करने वाले हैं। हम सांकेतिक कर रहे हैं, वो बकायदा हमने लिख के लिया कि हम सांकेतिक आपको चेतावनी देना है, अगर नहीं होगा तो हम लगातार कंटिन्यू धरना यहाँ पर करेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। ये हमारा है और अंतिम समय तक, क्योंकि यदि कानून का ही पालन नहीं होगा, चलो किसी चीज में विवाद हो सकता है कि भाई मैनेजमेंट ने निकाला कि हम अपने आप निकले, एक विवाद हो सकता है, लेकिन जिस चीज में एक सहमति बन गई, यहाँ पर एक सहमति त्रिपटाई एक सहमति बन गई, तीनों पक्षों के बीच में एक सहमति हो, इन लोगों को काम पे लिया जाएगा। वो इन लोगों को काम पर क्यों नहीं लिया जा रहा, इस बात के लिए कोई प्रयास न तो श्रम विभाग ने किए, मैनेजमेंट उसको निरंतर टालते आ रही है, हमारे निवेदन को स्वीकार नहीं करे, इसलिए हम बैठे हुए हैं। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।